हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो आज हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे। ये क्वेश्चंस देखो आपके प्रीवियस हमीरपुर बोर्ड में ही पूछे गए हैं, तो संभावना है कि आपके आगे आने वाले राज्य चयन आयोग या फिर शिमला बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। आप सभी को पता ही होगा कि हफ्ते में एक या फिर दो बार हमीरपुर बोर्ड में जो प्रीवियस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते थे, उनसे संबंधित वीडियोज मैं आपके सामने लेकर के आता हूँ। इससे होता क्या है, इससे आपको भी पता चलता है कि किस लेवल के क्वेश्चंस एग्जामिनर पहले सेट किया करता था, किस लेवल के क्वेश्चंस आपके पहले हमीरपुर बोर्ड में पूछे जाते थे। इससे आपको भी एक आइडिया लग जाता है कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके आगे आने वाले राज्य चयन आयोग में पूछे जा सकते हैं। तो वही आपको यहाँ पर करना है। जिन भी बच्चों की 3-4 नंबर से सिलेक्शन रह जाती थी, तो उनको भी यहाँ पर इंप्रूव करना है। तो चलिए फिर बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 से। तो पहले ही मैं आपको बता दूं कि यह सिर्फ और सिर्फ एक रिवाइज सेशन रहेगा। यहाँ पर जिस तरह से मैं क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करता हूं, उस तरीके से मैं क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा। यहाँ पर सिंपल मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और उससे संबंधित अगर एक दो फैक्ट होंगे वही मैं आपको बताऊंगा। अदरवाइज यहाँ पर मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और आंसर आपको बता दूंगा। तो 53 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। गीत गोविंद इज रिटन इन विच लैंग्वेज। तो गीत गोविंद किस भाषा में लिखी गई जो है तो एक पुस्तक है। तो आप सभी को पहले तो यही पता होना चाहिए कि गीत गोविंद पुस्तक को लिखा किसने था। ये क्वेश्चन देखो एग्जाम में बहुत बार जो है तो पूछा जाता है। तो गीत गोविंद यह पुस्तक लिखी गई थी जयदेव के द्वारा, ये आपको पता चल गया। अब ये किस भाषा में लिखी गई थी वो आपसे पूछा गया है। तो लेवल आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस लेवल का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो गीत गोविंद यह भाषा लिखी गई थी संस्कृत में, यह लिखी गई थी संस्कृत भाषा में। ऑप्शन ए देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ और भी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, जैसे कि आप सभी को पता है एक क्वेश्चन एग्जाम में बनता है मृच्छकटिकम। यह पुस्तक किन्होंने लिखी है, तो ये लिखी है शूद्रक ने। ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार देखो एग्जाम में पूछा जाता है। अर्थशास्त्र तो आप सभी को पता है कि किनके द्वारा लिखा गया था, तो यह चाणक्य, जिनको हम कौटिल्य बोलते हैं, उनके द्वारा लिखा गया था। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है मालविका अग्निमित्र, यह पुस्तक किन्होंने लिखी थी, तो ये पुस्तक कालिदास के द्वारा लिखी गई है। तो ये कुछ एक बेसिक से क्वेश्चन है, आपको पता होने चाहिए। अगला क्वेश्चन, एट विच प्लेस द फेमस एनिग्मेटिक त्रिमूर्ति सदाशिव लोकेटेड। तो किस स्थान पर रहस्यमय त्रिमूर्ति सदाशिव जो है तो स्थित है, तो ये कहाँ पर है। क्या यह अजंता में है, एलोरा में है, एलिफेंटा में है या फिर जोगेश्वरी में है। तो आपसे पूछा गया है कि प्रसिद्ध जो रहस्यमय त्रिमूर्ति सदाशिव की मूर्ति है वो कहाँ पर है, तो वो है एलिफेंटा की गुफा में। ऑप्शन सी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब 2-3 फैक्ट आपको यहाँ पर पता होने चाहिए कि ये जो एलिफेंटा की गुफा है, ये है कहाँ पर, वो आपको पता होना चाहिए। तो एलिफेंटा केव्स कहाँ पर है, तो ये है महाराष्ट्र स्टेट में, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, ये जो एलिफेंटा की केव्स हैं, इनको कब यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया था, ये डेट आपसे बहुत बार पूछी जाती है। तो 1987 में एलिफेंटा की गुफाओं को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया था, ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, ऑप्शन ए में देखो अजंता और ऑप्शन बी में है एलोरा। तो अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ पर हैं, कौन से स्टेट में हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो ये भी कहाँ पर हैं, तो ये भी महाराष्ट्र में ही हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, ये जो अजंता की गुफाएं हैं, इनमें टोटल केव्स कितनी हैं, टोटल गुफाएं कितनी हैं, वो आपसे क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। तो इसमें टोटल 29 यानी कि 29 केव्स यानी कि 29 गुफाएं हैं। और ये जो एलोरा है, एलोरा में कितनी केव्स हैं, कितनी गुफाएं हैं, तो यहाँ पर हैं 34। ये बेसिक और फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं जो कि हर एक बच्चे को पता होने चाहिए। आपका टीजीटी का एग्जाम आ रहा है, आपका जेबीटी का भी एग्जाम जो है तो जल्द आने वाला है, तो उन बच्चों को यहाँ पर तैयार रहना है। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट बिलोंग टू सोलर सिस्टम। तो निम्नलिखित में से कौन जो है तो सौर मंडल से संबंधित नहीं है। तो सौर मंडल से संबंधित कौन सा नहीं है, वो आपसे पूछा गया है। तो नेब्यूला यानी कि निहारिका, यह जो है तो सौर मंडल से संबंधित नहीं। बाकी एस्ट्रॉयड हो गए, कॉमेट्स हो गए, प्लैनेट हो गए, यह जो है तो सोलर सिस्टम का पार्ट होते हैं। अच्छा, ऑप्शन डी में है प्लैनेट। तो टोटल प्लैनेट कितने हैं, टोटल प्लैनेट यानी कि टोटल ग्रहों की संख्या कितनी है, तो वो है 8। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन ए में है एस्ट्रॉयड। तो कई बार आपसे एक क्वेश्चन एग्जाम में बनता है कि ये जो एस्ट्रॉयड बेल्ट है, ये किन दो ग्रहों के बीच में पाई जाती है। तो यह एक तो मंगल ग्रह के बीच में पाई जाती है और एक बृहस्पति ग्रह के बीच में पाई जाती है। तो मंगल और बृहस्पति के बीच में कौन सी पाई जाती है, तो वो पाई जाती है एस्ट्रॉयड बेल्ट। ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज फाउंड इन हाईएस्ट क्वांटिटी इन एक्सोस्फीयर। तो निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक बहिर्मंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। तो एक्सोस्फीयर की यहाँ पे बात की गई है। मैं आपको बहुत बार जो है तो वायुमंडल की परतें बताता रहता हूँ, जैसे कि मैं आपको बता दूं, यह है हमारी अर्थ।
अर्थ के सबसे ऊपर कौन सी लेयर आती है? तो सबसे स्टार्टिंग में आती है ट्रोपोस्फियर, जिसको हम क्षोभ मंडल बोलते हैं। ट्रोपोस्फियर से ऊपर कौन सी आती है? तो वो आती है स्ट्रेटोस्फियर, जिसको हम समताप मंडल बोलते हैं। उसके ऊपर कौन सी आती है? तो इसके ऊपर मेसोस्फियर, जिसको हम मध्य मंडल बोलते हैं। उसके ऊपर कौन सी आती है? तो वो आती है थर्मोस्फियर, जिसको हम आयन मंडल बोलते हैं। और सबसे लास्ट में कौन सी आती है? तो वो आती है एक्सोस्फियर, जो कि आपसे इसी क्वेश्चन में पूछी गई है। आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि ये जो एक्सोस्फियर है, यहाँ पर कौन सी गैस जो है तो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? तो वो कौन सी पाई जाती है? तो वो पाई जाती है हाइड्रोजन। ऑप्शन डी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मेरा मेन मकसद क्या है इन क्वेश्चंस को यहाँ पर लाने का? तो वो यही है, आपको पता चल सके कि किस लेवल के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पहले पूछा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच वन एमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इग्नियस रॉक? तो निम्नलिखित में से कौन सी एक आग्नेय चट्टान नहीं है? अब देखो, इग्नियस रॉक यानी कि आग्नेय चट्टान, ग्रेनाइट हो गया, बेसाल्ट हो गया, गैब्रो हो गया, यह जो है तो आग्नेय चट्टानों के उदाहरण है। बट ऑप्शन डी में है नीस। नीस एक आग्नेय चट्टान नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब नीस एक आग्नेय चट्टान नहीं है, तो यह किस प्रकार की चट्टान है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो यह एक मेटामॉर्फिक, जिसको हम कायांतरित चट्टान बोलते हैं, उसका एक उदाहरण है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल बेसिक से ही बता देता हूँ। तो तीन प्रकार की चट्टानें होती हैं। एक तो आपको पता चल गया इग्नियस रॉक, एक होती है सेडिमेंट्री, जिसको हम अवसादी चट्टान बोलते हैं, और एक होती है मेटामॉर्फिक, जिसको हम कायांतरित चट्टान बोलते हैं। तो सबसे पहले ये जो इग्नियस रॉक है, इसके कुछ एक एग्जाम्पल्स मैं आपको बता देता हूँ, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। जिनमें एक तो ग्रेनाइट हो गया, बेसाल्ट हो गया, पेग्माटाइट हो गया, डायोराइट हो गया और ग्रेबो हो गया। तो यह कुछ एक एग्जाम्पल्स मैंने आपको आग्नेय चट्टान के बताए, ये आपको पता होने चाहिए। अब बात करते हैं सेडिमेंट्री रॉक की, और जिसको हम अवसादी चट्टान बोलते हैं। तो इसके भी कुछ एक एग्जाम्पल हैं, जैसे कि बलुआ पत्थर हो गया, चूना पत्थर हो गया, कॉन्ग्लोमरेट हो गया, डोलोमाइट हो गया। तो ये कुछ एक एग्जाम्पल्स जो कि आपके हमीरपुर बोर्ड में बहुत बार पूछे गए हैं, वही मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। और सबसे लास्ट में मेटामॉर्फिक रॉक की बात करते हैं, यानी कि कायांतरित चट्टान की बात करते हैं। एक एग्जाम्पल तो हमने यहाँ पर देख लिया नीस है, जो कि मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जाम्पल है। कुछ और की भी अगर बात करें, जैसे कि संगमरमर हो गया, फाइलाइट हो गया, क्वार्ट्जाइट हो गया, और सिस्ट हो गया, और नीस हो गया। तो ये कुछ एक एग्जाम्पल्स मेटामॉर्फिक रॉक के भी मैंने आपको बता दिए। ये क्वेश्चंस हैं, देखो बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको आपको लाइटली बिल्कुल भी नहीं लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द ग्रेट बैरियर रीफ इज लोकेटेड इन विच कंट्री? द ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है? तो ऑब्वियसली यह कहाँ पर है? तो यह है ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन बी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर बात आई है ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया के जो डेजर्ट हैं, जो रेगिस्तान है, वो आपसे बहुत बार जो है तो हमीरपुर बोर्ड में पूछे गए हैं। वो मैं आपको वन बाई वन यहाँ पर बताता हूँ। एक आपसे पूछा जाता है ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, ये कहाँ पर है? तो यह है ऑस्ट्रेलिया में। एक आपसे पूछा जाता है ग्रेट सैंडी डेजर्ट, ये कहाँ पर है? तो ये भी ऑस्ट्रेलिया में है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट गिब्सन मरुस्थल, ये कहाँ पर है? ये भी आपसे बहुत बार जो है तो हमीरपुर बोर्ड में पूछा गया है। तो गिब्सन मरुस्थल भी ऑस्ट्रेलिया में है। एक आपसे पूछा जाता है सिम्पसन मरुस्थल, ये भी कहाँ पर है? तो ये भी ऑस्ट्रेलिया में है। और एक आपसे पूछा जाता है तनामी मरुस्थल, ये भी कहाँ पर है? तो ये भी ऑस्ट्रेलिया में है। तो ऑस्ट्रेलिया के कुछ एक डेजर्ट, कुछ एक रेगिस्तान हमने देखे, जो कि आपको ध्यान में रखना है। और द ग्रेट बैरियर रीफ ये भी कहाँ पर थी? तो ये भी ऑस्ट्रेलिया में ही थी। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच अमंग द फॉलोइंग रिवर्स इज द लार्जेस्ट? तो निम्नलिखित नदियों में से कौन सी जो है तो सबसे बड़ी नदी है? तो ऑब्वियसली कौन सी हो जाएगी? तो वो हो जाएगी नील नदी। ऑप्शन ए देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नील नदी से देखो क्या क्वेश्चन बनता है, वो मैं आपको बताता हूँ। आपसे पूछा जाता है कि नील नदी का निर्माण किन दो नदियों से मिलकर होता है? आपके पास ऑप्शन दे दिए जाएंगे, जैसे ब्लू नील दे दिया जाएगा, रेड नील दे दिया जाएगा, उसके बाद व्हाइट नील दे दिया जाएगा, उसके बाद ग्रीन नील दे दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज किया जाता है, तो उसी कंफ्यूजन से आपको बचना है। पहले तो आपको पता चल गया कि कौन सी सबसे बड़ी नदी है, तो वो है नील नदी। नील नदी दो नदियों से मिलकर के बनती है। तो एक तो यह बनती है ब्लू नील से मिलकर के, और एक व्हाइट नील से मिलकर के। तो ब्लू नील और व्हाइट नील को जब मिलती है तो बनती है नील नदी, ये आपको पता होना चाहिए। नील नदी कहाँ से निकलती है, इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो वो होता है विक्टोरिया झील से। कहाँ से होता है? विक्टोरिया झील से। और ये विक्टोरिया झील कहाँ पर है, कौन से कॉन्टिनेंट में है? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बनता है। तो ये झील है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चंस बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। जिस तरह आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है नील नदी से ही संबंधित, जैसे कि नील नदी का वरदान किस देश को कहा जाता है? तो ये किस देश को कहा जाता है? तो यह इजिप्ट, जिसको हम मिस्र देश बोलते हैं, तो उसको कहा जाता है। ये बेसिक क्वेश्चंस ही ऐसे होते हैं जो 2 या फिर 3 नंबर से आपकी सिलेक्शन को पीछे कर देते हैं। तो इनको आपको बार-बार जो है तो रिवाइज़ करते रहना है। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें,
रेन शैडो इफेक्ट इज एसोसिएटेड विद, तो वृष्टि छाया प्रभाव यह किससे संबंधित है? तो वृष्टि छाया प्रभाव यानी कि रेन शैडो इफेक्ट किससे संबंधित है? तो यह है ओरोग्राफिक रेनफॉल से। ऑप्शन सी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो। तो इस क्वेश्चन का पता आपको चल गया कि रेन शैडो इफेक्ट ये जो है तो ओरोग्राफिक रेनफॉल पर्वतीय वर्षा का एक उदाहरण है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चंस को मैंने बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करवाया हुआ है, जैसे कन्वेक्शनल रेनफॉल, फ्रंटल हो गई, ओरोग्राफिक हो गई, साइक्लोनिक हो गई। ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में करवाए हुए हैं। अगर आप हमारी पुरानी जियोग्राफी की प्लेलिस्ट देखोगे तो वहां पर हमने हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में करवाया हुआ है। तो उन वीडियोस को आपको जरूर से एक बार जो है तो चेकआउट करना है। इससे होगा क्या, इससे आपको यहाँ पर पता चलेगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा करते थे। तो वो आपको यहाँ पर चेकआउट करना है। बाकी उन वीडियोस का लिंक इस वीडियो के लास्ट में भी मैं डाल दूंगा, तो वहां पर जाकर के भी आप उन वीडियोस को देख सकेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ क्लाइमेट ऑफ एन एरिया, तो निम्नलिखित में से कौन सा किसी क्षेत्र के वातावरण का महत्वपूर्ण कारक नहीं है? तो नहीं आपसे पूछा गया है, तो नहीं कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा लॉन्गिट्यूड यानी कि देशांत। ऑप्शन बी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो 61 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बट आपको ये भी ध्यान में रखना है कि किसी क्षेत्र के वातावरण के महत्वपूर्ण कारक कौन कौन से होते हैं? तो वो होते हैं लैटिट्यूड हो गया, अल्टीट्यूड हो गया, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, और दो पॉइंट में आपको और बताऊंगा जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक तो आपसे पूछा जाता है टेम्परेचर, और एक आपसे पूछा जाता है प्रेसिपिटेशन। तो टेम्परेचर हो गया और प्रेसिपिटेशन हो गया, यानी कि तापमान और वर्षा, ये भी महत्वपूर्ण कारक होते हैं किसी क्षेत्र के वातावरण के। ये भी आपको दो पॉइंट भी ध्यान में रखने हैं। तो टोटल हमने 5 पॉइंट यहाँ पर देखे कि किसी क्षेत्र के वातावरण के महत्वपूर्ण कारक कौन-कौन से होते हैं। तो कौन-कौन से होते हैं? लैटिट्यूड, उसके बाद हमने डिस्टेंस फ्रॉम द सी देखा, अल्टीट्यूड देखा, टेम्परेचर देखा, और मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रेसिपिटेशन देखा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको ध्यान में रखने हैं। बाकी वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लग रही होगी तो जरूर से वीडियो को लाइक कर दें। अभी तक अगर आपने हमको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहां पर जाकर फॉलो जरूर कर लें। लिंक देखो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी लिंक देखो कई बार चलता नहीं है, तो आपको सिंपली टेलीग्राम पे जाना है और लेट्स प्रिपेयर टू सर्च करना है, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। उसी प्रकार इंस्टाग्राम पे जाकर के लेट्स प्रिपेयर टुगेदर आप सर्च कर सकते हैं। अगर कोई क्वेरी होगी तो आप मुझे इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, बायोडाइवर्सिटी इज हाईएस्ट इन, तो जैव विविधता उच्चतम होती है, तो ये उच्चतम कहाँ पर होती है? तो ये होती है टॉरिड जोन में। ऑप्शन सी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब ये जो टॉरिड जोन होता है, यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो होता है वार्म, ये आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पर रेनफॉल कैसी होती है? तो हाई रेनफॉल यहाँ पर होती है। तो दो पॉइंट मैंने आपको बताया कि ये जो टॉरिड जोन होता है, यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है तो वो होता है गर्म यानी कि वार्म, और जो रेनफॉल होती है वो बहुत ज़्यादा होती है यानी कि हाई रेनफॉल यहाँ पर होती है, और सनलाइट यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो ये भी कुछ एक बेसिक से पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। अगले क्वेश्चन की बात, साल ट्रीज आर टिपिकल स्पीशीज ऑफ, तो साल वृक्ष किसकी रूपी प्रजाति है? तो साल वृक्ष किसकी टिपिकल स्पीसीज होती है? तो ये होती है ट्रॉपिकल मॉनसून फॉरेस्ट की। ऑप्शन सी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब ये जो ट्रॉपिकल मॉनसून फॉरेस्ट हैं, ये किस एरिया में पाए जाते हैं वो भी आपसे पूछा जाता है। तो ये पाए जाते हैं लोअर हिमालय के क्षेत्र में, ये आपको ध्यान में रखना है। अब लोअर हिमालय का क्षेत्र मैं आपको बता ही दूं, जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और असम का कुछ एक एरिया हो गया, तो उसको बोलते हैं लोअर हिमालय। तो ये भी आपको पता चल गया। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि साल वृक्ष किसकी प्ररूपी प्रजाति है, तो वो हो जाएगी ट्रॉपिकल मॉनसून फॉरेस्ट यानी कि उष्णकटिबंधीय मॉनसून वन की। ऑप्शन सी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, सुनामीज आर नॉट कॉज्ड बाई, तो सुनामी का कारण क्या नहीं है वो आपसे पूछा जा गया है। तो पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि सुनामी आती किस वजह से है। तो एक तो यह वॉल्केनिक इरप्शन यानी कि ज्वालामुखी विस्फोट से आती है, अर्थक्वेक का भी एक सुनामी के आने का कारण होता है, और अंडर सी लैंडस्लाइड यानी कि समुद्र के नीचे भूस्खलन, यह भी एक सुनामी आने का कारण होता है। बट ये जो तूफान होता है यानी कि हरिकेन होता है, यह तो सुनामी आने का कारण नहीं होता है। ऑप्शन सी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब यहीं पर एक और पॉइंट बनता है, एक तो आपको पता चल गया हरिकेन, और एक आपको ध्यान में रखना है साइक्लोन। एक तो साइक्लोन और एक हरिकेन, ये दोनों के दोनों सुनामी आने के कारण नहीं होते हैं। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। कई बार ऑप्शन में जो तो हरिकेन की जगह जो तो साइक्लोन भी दे दिया जाता है, तो उसमें भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। साइक्लोन हो गया या फिर हरिकेन हो गया, यह जो है तो सुनामी के आने के कारण नहीं होते। 64 की हम बात कर रहे थे, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा हरिकेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विली विली इज द ट्रॉपिकल साइक्लोन अकरिंग इन,
तो विली-विली उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो कहाँ पर आता है? हमने बहुत बार जो है तो पढ़ा हुआ है कि विली-विली चक्रवात कहाँ पर आता है? तो ये आता है ऑस्ट्रेलिया में, यानी कि कोस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, उत्तर-पश्चिम ऑस्ट्रेलिया के तट में जो है तो विली-विली चक्रवात हमें देखने को मिलता है। अब कुछ और भी चक्रवात हैं जो कि आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। एक तो देखो आपसे क्या पूछा जाता है, एक आपसे पूछा जाता है हरिकेन, हरिकेन चक्रवात हो गया और एक टॉर्नेडो चक्रवात हो गया। ये कहाँ पर आते हैं? तो ये आते हैं यूएसए में, ये आपको ध्यान में रखना है। एक आपसे पूछा जाता है टाइफून, तो टाइफून कहाँ पर आता है? तो ये आता है चाइना सी में, यानी कि चीन सागर में आता है। और एक सिंपल अगर आपसे पूछेंगे कि साइक्लोन यानी कि चक्रवात कहाँ पर आता है? तो ये हमारे इंडिया में आता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इस तरह के बेसिक क्वेश्चंस भी बहुत बार एग्जाम में बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 66 है। वर्ल्ड्स लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ टोबैको इज, तो तंबाकू का विश्व का शीर्ष उत्पादक देश कौन सा हो जाएगा? तो वो ऑब्वियसली कौन सा है? तो वो है चाइना। ऑप्शन ए देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन से संबंधित आपसे कुछ और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे एक तो पूछा जाता है मक्का के बारे में। आपसे क्वेश्चन बनता है कि विश्व में मक्का का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन सा देश करता है? तो वो कौन करता है? तो वो करता है यूएसए। ये आपको ध्यान में रखना है। और एक आपसे पूछा जाता है शुगर केन। शुगर केन को हम क्या बोलते हैं? गन्ना। तो आपसे पूछा जाता है कि विश्व में शुगर केन यानी कि गन्ने का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन सा देश करता है? तो वो कौन करता है? तो वो करता है ब्राजील। ये भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। तो क्वेश्चन ये है कि विश्व में दालों का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन सा देश करता है? वो देखो आप नीचे कमेंट में मुझे बताओगे। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज स्मॉलेस्ट इन एरिया, तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य क्षेत्रफल में सबसे छोटा है? अब आप ऑप्शंस यहाँ पर देख सकते हैं, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। इस तरह के क्वेश्चंस आपके हमीरपुर बोर्ड में पूछे जाते थे। तो कौन सा राज्य क्षेत्रफल का सबसे छोटा है? तो वो कौन सा हो जाएगा? तो इन चारों में कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा तमिलनाडु। ऑप्शन सी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 68 है। द गल्फ ऑफ मन्नार इज सिचुएटेड अलोंग द कोस्ट ऑफ, तो मन्नार की खाड़ी किसके तट के साथ स्थित है? तो मन्नार की खाड़ी आप सभी को पता है ये कहाँ पर है? तो यह है तमिलनाडु में। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उसी तरह आपसे कच्छ की खाड़ी पूछा जाता है, तो कच्छ की खाड़ी ये कहाँ पर है? तो यह है गुजरात स्टेट में, ये भी आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दुर्गापुर इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर, तो दुर्गापुर किस नदी के किनारे है? क्या यह दामोदर के किनारे है, ब्रह्मणी के किनारे है, सुवर्ण रेखा के किनारे है, या फिर इंद्रावती के किनारे है? तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि ये जो दुर्गापुर है यह कौन सी स्टेट में पाया जाता है। तो यह शहर जो है तो वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिमी बंगाल स्टेट में पाया जाता है, जो कि किस नदी के किनारे है? तो यह दामोदर नदी के किनारे है। ऑप्शन ए देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन से संबंधित कुछ और भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन सी में क्या देख करके रखा है? सुवर्ण रेखा नदी। तो सुवर्ण रेखा नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? तो कौन सा है? तो वह है जमशेदपुर। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है। अच्छा, ये जो जमशेदपुर शहर है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, ये जो जमशेदपुर शहर है यह किस स्टेट में पड़ता है? वो आप मुझे नीचे कमेंट में बताओगे। उसी तरह एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, एक अयोध्या, अयोध्या जो है तो किस नदी के किनारे है? वो आप मुझे नीचे कमेंट में बताओगे। और एक ताजमहल, ताजमहल जो है तो किस नदी के किनारे है? वो भी आप मुझे नीचे कमेंट में बताओगे। इसी तरह के बेसिक क्वेश्चंस आप सभी को पता है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बाकी वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लग रही होगी तो जरूर से वीडियो को लाइक कर दें। अच्छा, यहाँ पर हम कुछ इंग्लिश और हिंदी के क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 141 से लेकर के 145 तक आपको चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड आउट ऑफ 4 ऑप्शंस। यहाँ पर आपको मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन जो है तो चूज करना है। क्वेश्चन नंबर 141 की बात करें, रवि इज मैरिड डैश ए कजन ऑफ माइन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? रवि इज मैरिड टू ए कजन ऑफ माइन। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 142 की बात करें, कन्वर्सेशन वॉज कैरिड ऑन डैश विस्पर्स, तो 142 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कन्वर्सेशन वॉज कैरिड ऑन इन विस्पर्स, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 143 की बात करें, विद योर हेल्प आई कुड टाइड डैश माई डिफिकल्टीज, तो 143 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। विद योर हेल्प आई कुड टाइड ओवर माई डिफिकल्टीज, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, आई शैल स्टैंड बाई यू डैश थिक एंड थिन, तो क्वेश्चन नंबर 144 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आई शैल स्टैंड बाई यू थ्रू थिक एंड थिन, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, द मिनिस्टर हैज प्रोमिस्ड टू लुक डैश दी मैटर, तो 145 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। द मिनिस्टर हैज प्रोमिस्ड टू लुक इनटू द मैटर, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला हमारा क्वेश्चन 146 से लेकर के 150 तक, यहाँ पर आपको एरर चूज करना है। आपके पास ऑप्शन दी गई हैं जैसे कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। आपको बताना है
कि कौन-सी ऑप्शन में एरर है, वो आपको ढूँढना है। अगर एरर नहीं होगा, तो आपको ऑप्शन डी यहाँ पर टिक करना है। तो क्वेश्चन नंबर 146 की बात करें, आई एम टू ग्लैड टू सी यू लुकिंग वेल टुडे। तो यहाँ पर कहाँ पर जो है तो एरर है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन ए में। आई एम टू ग्लैड, यहाँ क्या होना चाहिए था, आई एम वेरी ग्लैड, ये आपको पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करें, आई रिस्पेक्ट हिम एज ही इज़ माई फादर। तो यहाँ पर कहाँ पर जो है तो एरर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी में, एज की जगह ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, आई सॉ द टीचर सिटिंग ऑन ए डेस्क इन द क्लास। तो यहाँ पर एरर हो जाएगा, कहाँ पर होगा, तो वो होगा ऑप्शन बी में, ऑन ए डेस्क, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, दिस रूम इज टू मच स्मॉल फॉर 6 पर्सन्स। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है तो बी में करेक्ट हो जाएगा, एरर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कुछ हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चंस को भी देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 141 से लेकर के 145 तक आपको यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 141 की बात करें, रवि इज मैरिड डैश ए कजन ऑफ माइन। तो रवि इज मैरिड टू ए कजन ऑफ माइन, ऑप्शन बी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, कन्वर्सेशन वॉज कैरिड ऑन डैश विस्पर्स। तो 142 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, कन्वर्सेशन वॉज कैरिड ऑन इन विस्पर्स, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 143 की बात करें, विद योर हेल्प आई कुड टाइड डैश माई डिफिकल्टीज। तो 143 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, विद योर हेल्प आई कुड टाइड ओवर माई डिफिकल्टीज, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, आई शैल स्टैंड बाई यू डैश थिक एंड थिन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई शैल स्टैंड बाई यू थ्रू थिक एंड थिन, ऑप्शन डी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द मिनिस्टर हैज प्रोमिस्ड टू लुक डैश द मैटर। तो द मिनिस्टर हैज प्रोमिस्ड टू लुक इनटू द मैटर, ऑप्शन बी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 146 से लेकर के 150 तक आपके पास तीन ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इन तीन ऑप्शंस में आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट में एरर है, वो आपको बताना है। अगर एरर नहीं होगा तो ऑप्शन डी आपने टिक करना है। तो क्वेश्चन नंबर 146 की बात करें, आई एम टू ग्लैड टू सी यू लुकिंग वेल टुडे। तो क्या यहाँ पर एरर है, तो ऑप्शन ए में यहाँ पर एरर है। आई एम टू ग्लैड की जगह आई एम वेरी ग्लैड होना चाहिए था, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 147 की बात करें, आई रिस्पेक्ट हिम एज ही इज माई फादर। तो 147 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 148 क्वेश्चन की बात करें, आई सॉ द टीचर सिटिंग ऑन ए डेस्क इन द क्लास। तो 148 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑन ए डेस्क। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दिस रूम इज टू मच स्मॉल फॉर 6 पर्सन्स। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है तो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी में जो है तो एरर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, द मर्डरर वॉज ऑर्डर्ड टू बी हैंग्ड बाय द जज। तो यहाँ पर कहाँ पर एरर है, तो वो है ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला हमारा क्वेश्चन है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 151 से लेकर के 155 तक, तो चूज द वर्ड आउट ऑफ 4 ऑप्शंस विच इज नियरेस्ट इन मीनिंग, यानी कि आपको यहाँ पर सिनोनिम्स बताना है, यानी कि आपको समानार्थी शब्द यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर 151 की बात करें, एब्जेक्ट। तो एब्जेक्ट का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा, सिनोनिम क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा वर्थलेस, ऑप्शन सी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, डियर्थ। डियर्थ होता है कमी, यानी कि स्कार्सिटी, ऑप्शन बी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसी तरह अगले की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 153 है, नादिर। तो नादिर क्या होता है, तो वो होता है पतन, यानी कि किसी चीज़ का पतन होना, समाप्त होना, यानी कि लोवेस्ट पॉइंट हो गया, ऑप्शन बी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 154 है, रिप्लेनिश। तो रिप्लेनिश मीन्स भरपाई करना, तो 154 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, टू प्रोवाइड ए न्यू सप्लाई फॉर, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 155 की बात करें, जेस्ट। तो जेस्ट क्या होता है, तो जेस्ट का होता है गस्तो, यानी कि उत्साहित, ऑप्शन डी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 156 से लेकर के 160 तक यहाँ पर आपको जो है तो इडम और फ्रेजेस दिए गए हैं, यानी कि मुहावरे और लोकोक्तियाँ दी गई हैं, तो उनका आपको अर्थ बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 156 की बात करें, टू रूल द रूस्ट, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, टू डोमिनेट, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 157 की बात करें, ब्राउन स्टडी। तो ब्राउन स्टडी इसका अर्थ क्या हो जाएगा, इसका अर्थ हो जाएगा डीप इन ओन थॉट्स, अपने ही ख्यालों में खोए रहना, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 158 की बात करें, टू बी इन डोल्ड्रम। तो टू बी इन डोल्ड्रम इसका जो है तो सही अर्थ क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा टू बी इन लो स्पिरिट, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें,
कंगारू कोर्ट इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो कंगारू कोर्ट इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अनऑफिशियल कोर्ट। ऑप्शन सी देखा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा अनौपचारिक कोर्ट। 160 की बात करें, टू कीप द पॉट बॉइलिंग। टू कीप द पॉट बॉइलिंग मीन्स टू मेंटेन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट को मेंटेन रखना। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने कुछ एक इंग्लिश के क्वेश्चन देखे, अब हम यहाँ पर जो है तो थोड़े से हिंदी के क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 161 है। सोना शब्द का प्रत्यय बनता है, तो सोना का प्रत्यय क्या बनता है? तो वो क्या बनता है? तो वो बनता है सुना, और ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निर्भय में कौन सा समास हो जाएगा? तो निर्भय में कौन सा समास हो जाएगा? तो वो हो जाएगा द्वंद्व समास। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 163 की बात करें, विस्मयादि बोधक शब्द कौन सा हो जाएगा? तो विस्मयादि बोधक शब्द हो जाएगा अरे। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्रिया विशेषण यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कौन सा है? तो क्रिया विशेषण है मन से। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रूढ़ि शब्द कौन सा हो जाएगा? तो वो आपसे पूछा गया है, तो वह कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा सड़क। ऑप्शन बी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे आपसे पूछा गया है कि शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा? तो शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा अनुषंगिक। ऑप्शन डी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, अवनि का विपरीतार्थक शब्द आपसे पूछा गया है, तो अवनि का विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा अंबर। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, पृथ्वी का विशेषण देखो आपसे पूछा गया है, तो वो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा पार्थिव। ऑप्शन ए देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 169 की बात करें, जिसका जन्म पहले हुआ हो के लिए एक शब्द जो है तो क्या हो जाएगा? तो जिसका जन्म पहले हुआ हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अग्रज। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, आँख में गड़ना मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा? तो आँख में गड़ना इसका मुहावरे का अर्थ हो जाएगा लालच होना। ऑप्शन ए देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी जो जियोग्राफी की पुरानी वीडियोज़ हमने डिस्कस की हुई थी, वो आप अभी जो है तो स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्लिक करके आप उन वीडियोज़ को चेकआउट कर सकते हैं। तो देखो गाइज़, ये थे हमारे कुछ एक क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।